लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। मथुरा के एक शांत म्यूजियम में एक बहुत ही अजीबोगरीब मूर्ति रखी है। इस मूर्ति का सिर गायब है। ये किसी आम राजा की मूर्ति नहीं है, ये उस सम्राट का धड़ है जिसने कभी सेंट्रल एशिया से लेकर भारत के गंगा के मैदानों तक एक बहुत बड़ा एम्पायर चलाया। इस सम्राट का नाम था कनिष्क। हम भारतीयों को बचपन से ही इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया गया कि कनिष्क हमारे अपने महान भारतीय राजा थे। उन्हें अक्सर दूसरा अशोक भी कहा जाता है। हमें बताया जाता है कि उन्होंने युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म और शांति का रास्ता अपना लिया। लेकिन अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा झूठ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की भयंकर गर्मी वाले इलाके मथुरा में इस राजा की मूर्ति ने भारी भरकम सेंट्रल एशियन कोट और मोटे चमड़े के भारी जूते पहन रखे हैं। भला कोई भी लोकल इंडियन राजा ऐसी वेशभूषा क्यों पहनेगा? जवाब बहुत सीधा और कड़वा है। कनिष्क दरअसल भारतीय राजा थे ही नहीं, वो एक विदेशी आक्रांता थे, या ज़्यादा सटीक तरीके से कहें तो कनिष्क एक प्रवासी राजवंश से थे जिसने भारत को अपना केंद्र बनाया। कनिष्क भारत के बेटे नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के एक खूंखार वॉर लॉर्ड थे। उन्होंने भारत पर शासन जरूर किया, लेकिन भारत कभी उनका पहला घर नहीं था। उनके लिए भारत सिर्फ एक बहुत बड़ा रिसोर्स था, एक ऐसा रिसोर्स जिसका इस्तेमाल करके वो दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे थे। रोम से आने वाला सोना, चीन का रेशम और भारत के मसालों का व्यापार उनके कंट्रोल में था। उन्होंने भारत के धर्म और संस्कृति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए एक टूल की तरह किया। ये कहानी किसी महान भारतीय संत की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे विदेशी रणनीतिकार की है जिसने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए आधी दुनिया में आग लगा दी और आखिर में उसी आग ने उसके तंबू में जलाकर उसको राख कर दिया। इस पूरी कहानी को आज हम जानेंगे कि कौन थे कनिष्क, कैसे वो भारत आए और कैसे उन्होंने अपने इतने बड़े एम्पायर को बनाया और आखिर में कैसे एक तंबू में उनकी जान ले ली गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कनिष्क जिस कुषाण राजवंश से आते थे उसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि चीन के बॉर्डर पर थी। इस साम्राज्य की शुरुआत किसी आलीशान महल या भारतीय गुरुकुल से नहीं हुई थी। इनकी कहानी शुरू होती है पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान के खतरनाक और वीरान इलाकों से। यहाँ युएजी नाम का एक खानाबदोश कबीला रहा करता था। इनकी लाइफ घुमंतू थी, घोड़ों की पीठ पर और टेंट में इनकी लाइफ कटती थी। उनका भारत या भारतीय संस्कृति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने वाले लोग थे। लेकिन फिर इतिहास का एक बहुत खौफनाक पन्ना पलटा। यूजी कबीले पर एक दूसरे और कहीं ज्यादा हिंसक कबीले ने हमला कर दिया। इस कबीले का नाम था हुनु। यह हमला इतना क्रूर था कि उसने प्राचीन दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लगभग 176 ईसा पूर्व के आसपास हुनु कबीले के नेता ने यूएजी ग्रुप के राजा को युद्ध में हरा दिया। बात सिर्फ हार तक नहीं रुकी। हुनु नेता ने असल में यूएजी राजा का सिर काटा और उस खोपड़ी के अंदर का हिस्सा निकालकर उसे शराब पीने के कटोरे में बदल दिया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि चीनी इतिहास का एक दर्ज खौफनाक सच है। अपने राजा की खोपड़ी को प्याले में बदलता देख यूएजी कबीले में दहशत फैल गई। उनके पास अपनी ज़मीन छोड़ने और वहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो असल में भारत पर कब्जा करने नहीं निकले थे, वो सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इस तरह दोस्तों शुरू होता है इतिहास का एक बहुत बड़ा माइग्रेशन। यूएजी कबीला बर्फीले पहाड़ों, खतरनाक घाटियों और रेगिस्तानों को पार करते हुए आगे बढ़ा। भूख, ठंड और बीमारियों से लड़ते हुए उनके हजारों लोग रास्ते में ही मारे गए। लेकिन जो बचे वो किसी तरह से बैक्ट्रिया पहुंचे। बैक्ट्रिया आज के अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का इलाका है। ये इलाका भारत के बाहर था। जब यूएजी लोग यहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बहुत अलग दुनिया देखी। इस इलाके पर कभी सिकंदर का राज चलता था, इसीलिए यहाँ यूनानी संस्कृति की अच्छी खासी छाप थी। यूएजी लोग खानाबदोश थे, उनके पास कोई खास एडवांस संस्कृति या लिपि नहीं थी। इसीलिए अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने एक बहुत ही दूरदर्शी सोच अपनाई। उन्होंने यूनानी और ईरानी संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया। खानाबदोश जिंदगी छोड़कर इन लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। उन्होंने ट्रेड की बारीकियां सीखी और सबसे बड़ी बात, यूनानी लिपि को इन्होंने अपना लिया। लेकिन अभी भी यूएजी लोग 5 अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। वो आपस में ही लड़ते रहते थे। यहीं पर कनिष्क के परदादा कुजुला कटफिसेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला।
पहली सदी के मध्य में कुजुला ने अपनी ताकत और कूटनीति से इन 5 कबीलों को एक कर दिया। इसी एकजुट कबीले को उन्होंने नया नाम दिया कुषाण। कुषाण कोई भारतीय शब्द नहीं है दोस्तों, ये उसी चीनी कबीले का नया और ताकतवर रूप था। कुजुला के बाद विम कटफिसेस ने सत्ता संभाली। उन्होंने देखा कि बैक्ट्रिया से होकर कई ट्रेडिंग रास्ते गुजरते हैं। उन्होंने पहली बार सोने और तांबे के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। इतिहासकार बताते हैं कि जब तक कनिष्क के हाथ में सत्ता आई तब तक कुषाण एक भयंकर मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बन चुके थे। उनके पास रोम से आने वाले सोने का अथाह भंडार था और उनके पास एक ऐसी घुड़सवार सेना थी जिसके घोड़े भी लोहे के कवच पहनते थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कनिष्क को एक बना बनाया विदेशी साम्राज्य विरासत में मिला। उनके पास सब कुछ था, लेकिन कनिष्क की भूख बहुत बड़ी थी। कनिष्क का मेन मकसद भारत पर राज करना नहीं था। उनका असली निशाना था उस समय का सबसे बड़ा आर्थिक अवसर, सिल्क रूट। ये वो रास्ता था जिससे होकर दुनिया का सबसे महंगा ट्रेड गुजरता था। लेकिन इस रास्ते पर चीन के हान राजवंश का दबदबा था। हान सेना उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती थी। कनिष्क को पता था कि अगर असली सुपर पावर बनना है तो चाइना से टकराना ही होगा। लेकिन दोस्तों, चीन से लड़ने के लिए उन्हें बेहिसाब रिसोर्सेज, अनाज और खजाने की ज़रूरत थी और ये रिसोर्स उन्हें बैक्ट्रिया के पहाड़ों में नहीं मिल सकता था। इसके लिए उनकी नज़र पड़ी हिंदू कुश के पार भारत के उपजाऊ मैदानों पर। भारत उनके लिए कोई मातृभूमि नहीं थी। भारत उनके लिए सिल्क रूट पर कब्जा करने का एक एटीएम और अनाज का गोदाम था। सत्ता मिलते ही कनिष्क ने अपनी बख्तरबंद सेना का मुंह भारत की तरफ मोड़ दिया। विदेशी घोड़ों की टापों से गंगा के मैदान गूंज उठे। उनका पहला बड़ा निशाना था पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। जैसा पटना आज दिखता है वैसा उस दौर में नहीं था। उस दौर में पाटलिपुत्र राजनीति, ज्ञान और धन का एक बहुत बड़ा सेंटर था। कनिष्क की खूंखार सेना ने पाटलिपुत्र पर भयानक हमला किया। लोकल राजा इस विदेशी सेना के सामने नहीं टिक सके। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीत लिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आमतौर पर कोई भी लुटेरा या विदेशी आक्रांता सोना चांदी लूट कर वापस चला जाता है, लेकिन कनिष्क बहुत चालाक थे। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा से जंग के हार जाने के रूप में 3 बहुत ही अजीब चीज़ें मांगी। पहली चीज़ थी महान भारतीय दार्शनिक और कवि अश्वघोष। दूसरी चीज़ थी भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और तीसरी चीज़ थी एक अनोखा मुर्गा। कोई राजा खजाने के बदले एक दार्शनिक और एक भिक्षा पात्र भला क्यों मांगेगा? इसका जवाब कनिष्क की गहरी पॉलिटिकल समझ में छिपा है। कनिष्क जानते थे कि वो एक विदेशी हैं। अगर उन्हें भारत के इतने बड़े इलाके पर लंबे टाइम तक रूल करना है तो उन्हें लोकल जनता को शांत रखना होगा। अश्वघोष जैसे महान विद्वान को अपने दरबार में ले जाकर कनिष्क दिखाना चाहते थे कि वो भारतीय ज्ञान का सम्मान करते हैं। बुद्ध का भिक्षा पात्र ले जाकर वो खुद को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में पेश करना चाहते थे। ये शायद कोई भक्ति नहीं थी, ये एक विदेशी राजा का भारत की जनता पर मानसिक कंट्रोल स्थापित करने की सोची समझी सांस्कृतिक एकीकरण की डिप्लोमेसी थी। भारत से बहुत सारा धन, अनाज और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हासिल करने के बाद कनिष्क वापस अपनी असली गेम की तरफ मुड़ गए। उन्होंने अपनी सेना को उत्तर की ओर दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों की ओर मोड़ दिया। उन्हें पामीर के पहाड़ों को पार करना था। ये एक तरह से सुसाइड मिशन था। खून जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की भारी कमी और हर कदम पर मौत। लेकिन कनिष्क को इसकी परवाह नहीं थी। उनके सैनिक मर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल दिख रही थी। उनका टारगेट था तारिम बेसिन। तारिम बेसिन दोस्तों कोई आम इलाका नहीं था। इसमें खोतान, यारकन और काशगर जैसे शहर आते थे। ये पूरा इलाका सिल्क रूट का सबसे अहम चोक पॉइंट था। जो भी इस चोक पॉइंट को कंट्रोल करता वो रोम और चीन के बीच होने वाले खरबों रुपए के ट्रेड का मालिक बन जाता। इसे आप आज के स्वेज नहर या फिर होर्मुज की तरह देख सकते हैं। बाय द वे, अगर स्वेज नहर पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आया हूँ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तो वीडियो अवेलेबल है। कहानी में आगे बढ़े तो चीन से भारी मात्रा में रेशम आता था। रोम के अमीर लोग इस रेशम के दीवाने थे और इसके लिए वो अपना सोना लुटाने को तैयार रहते थे। कनिष्क इस रास्ते के बीच में अपना भी एक टोल नाका चाहते थे। कनिष्क की विदेशी सेना ने पामीर पार करके चीनी हान एम्पायर की सेना से सीधी टक्कर ली। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये 2 ग्लोबल सुपर पावर्स की सीधी जंग थी। हान राजवंश उस समय अंदरूनी कलह के कारण थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका था। कनिष्क ने इसी खालीपन का फ़ायदा उठाया।
एक भयानक जंग के बाद कनिष्क ने चीन की अजेय मानी जाने वाली सेना को पीछे ढकेल दिया, यानी कि तारिम बेसिन अब कनिष्क के कंट्रोल में था। इस जीत का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। अब चीन के हान राजाओं को भी सिल्क रूट से अपना माल गुजारने के लिए कुषाणों को अच्छा खासा टैक्स देना होता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो कनिष्क का प्लान कामयाब हो गया था। भारत का पैसा और चीन का ट्रेड दोनों अब एक विदेशी राजा की मुट्ठी में थे। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को, जिसमें सेंट्रल एशिया से लेकर भारत के मैदानी इलाके शामिल थे, उनको कंट्रोल करना आसान नहीं था। यहाँ पर कनिष्क ने अपनी विदेशी मानसिकता का एक और सबूत दिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया, वहाँ अपने गवर्नर बैठा दिए। इन गवर्नरों को छत्रप कहा जाता था। ये सिस्टम उन्होंने भारत से नहीं बल्कि ईरानियों से कॉपी किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने एम्पायर की 2 अलग अलग कैपिटल यानी राजधानियां बनाई। यहीं पर साफ हो जाता है कि उनका दिल भारत में नहीं था। उन्होंने अपनी मेन राजधानी भारत के अंदर नहीं बनाई, उन्होंने पुरुषपुर को अपनी मेन राजधानी बनाया। आज इसे हम पाकिस्तान के शहर पेशावर के रूप में जानते हैं। पेशावर सिल्क रूट और सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। वहीं दूसरी तरफ गंगा के मैदानों से अनाज और टैक्स वसूलने के लिए और भारतीय राजनीति पर कड़ी नज़र रखने के लिए उन्होंने मथुरा को अपनी दूसरी या यूँ कहिए कि सेकेंडरी राजधानी बनाया। मथुरा उनके लिए सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव आउटपोस्ट था। हालांकि इन सब के बावजूद एक बड़ा खतरा अभी भी इस विदेशी राजा के सिर पर मंडरा रहा था। कनिष्क का एम्पायर इतना बड़ा था कि इसमें यूनानी, ईरानी, बैक्ट्रियन और उसके बाद भारतीय लोग शामिल थे। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले लोगों को सिर्फ सेना के डर से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कनिष्क को एक ऐसी गोंद चाहिए थी, ऐसा एडिसिव चाहिए था जो इन सब को आपस में जोड़ सके, और वो गोंद, वो एडिसिव उन्हें भारत में मिली। ये गोंद थी धर्म यानी रिलीजन। कनिष्क को इतिहास में एक महान बौद्ध सम्राट माना जाता है, लेकिन इसके उलट सच्चाई ये है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का कमर्शलाइजेशन किया। उन्होंने इस धर्म को एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। कनिष्क के टाइम तक बौद्ध धर्म में कई मतभेद पैदा हो चुके थे। इन सभी विवादों को सुलझाने के लिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई। यहीं पर बौद्ध धर्म क्लियरली 2 हिस्सों में बटा, हीनयान और महायान। कनिष्क ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया महायान शाखा को। इसके पीछे की जो राजनीति है उसको भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि महायान शाखा कनिष्क के ग्लोबल बिजनेस मॉडल के लिए परफेक्ट थी। इस शाखा ने गौतम बुद्ध को एक आम मार्गदर्शक से बदलकर, एक गुरु की इमेज से बदलकर भगवान और तारनहार बना दिया। इसलिए कनिष्क को सिल्क रूट के लिए यही चाहिए था। सिल्क रूट पर सफ़र करने वाले जो व्यापारी होते थे वो हमेशा लुटेरों और ख़राब मौसम के डर में रहते थे। उन्हें मोक्ष नहीं बल्कि एक ऐसे भगवान की ज़रूरत होती थी जो यात्रा में उनकी रक्षा कर सके। कनिष्क ने सिल्क रूट के हर अहम पड़ाव पर बड़े बड़े बौद्ध मठ बनवाए। ये मठ सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, ये प्राचीन काल की सराय भी हुआ करती थी। लंबी यात्रा करने वाले व्यापारी इन मठों में रुकते थे, उन्हें वहाँ खाना मिलता था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुषाण सेना इन मठों में उनके माल की सुरक्षा की गारंटी देती थी। बदले में ये अमीर व्यापारी मठों को भारी मात्रा में दान देते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये धर्म और व्यापार का परफेक्ट इकोसिस्टम था। कनिष्क ने बुद्धिज़्म को एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी में बदला। इसी विदेशी राजा के नेटवर्क के जरिए बौद्ध धर्म चाइना, कोरिया और जापान तक फैल गया। हालत यह है कि भारत में आज आपको बुद्धिस्ट कम मिलेंगे, इन देशों में आपको बुद्धिज़्म ज़्यादा फलता फूलता मिलेगा। लेकिन सवाल है कि क्या कनिष्क सच में अंदर से कट्टर बौद्ध थे? अगर आप इतिहास को बारीकी से देखें तो जवाब ना में मिलेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद कनिष्क ने छोड़ा है अपने सिक्कों के रूप में। न्यूमिज्मेटिक्स यानी सिक्कों की स्टडी का इतिहास असली सच उगलती है। कनिष्क ने अपने समय में भारी मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के ढलवाए। पहली बात तो यह है कि इन सिक्कों का वजन जानबूझकर रोमन सिक्कों के बिल्कुल बराबर रखा गया। ये शायद इसलिए किया गया ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कुषाणों के सिक्कों को रोमन व्यापारी बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट कर लें। यह एक तरह से पक्के बिजनेसमैन की सोच थी। दूसरी और सबसे चौंकाने वाली बात इन सिक्कों पर छपी तस्वीरें थी। अगर कनिष्क एक सच्चे बौद्ध भारतीय राजा होते तो उनके सिक्कों पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध होते, लेकिन ऐसा नहीं था। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी देवता हेराक्लिस की तस्वीर थी, ईरानी सूर्य देवता मेहर और चंद्र देवता माओ की तस्वीरें थीं, और भारतीय देवताओं में भगवान शिव की भी तस्वीर थी जिन्हें सिक्कों पर ओशो लिखा गया। ये कोई सर्वधर्म संभाव या धार्मिक सहिष्णुता की नीति नहीं थी, ये एक विशुद्ध विदेशी आदमी का प्रोपेगेंडा था।
कनिष्क दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। जब एक यूनानी व्यापारी कनिष्क का सिक्का देखता तो उसे अपना भगवान नजर आता। जब कोई ईरानी व्यापारी टैक्स देता तो उसे अपना देवता दिखता। कनिष्क एक तरह से धर्म का इस्तेमाल लोगों का भरोसा जीतने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए कर रहे थे। और ये कहीं से गलत भी नहीं था, क्योंकि एक राजा को चाहिए कि उसकी जनता उसके खिलाफ विद्रोह ना कर सके। हालांकि भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए कनिष्क ने एक और काम किया। उन्होंने खुद को देवपुत्र यानी भगवान का बेटा घोषित किया। भारत के पुराने इतिहास में राजा खुद को भगवान का बेटा नहीं कहते थे। ये कॉन्सेप्ट कनिष्क ने सीधे चीन के राजाओं से लिया। चीनी राजा खुद को सन ऑफ हेवन कहते थे। कनिष्क ने उसी टाइटल को संस्कृत में ट्रांसलेट किया और खुद पर अपनाया। मकसद बहुत साफ था। एक विदेशी राजा के खिलाफ भारतीय जनता बगावत कर सकती थी, लेकिन अगर जनता के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि राजा तो सीधे देवताओं का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, तो बगावत का विचार ही पाप लगेगा। कनिष्क जनता के दिमाग से खेल रहे थे। उनकी ड्रेस, उनके टाइटल और उनकी राजधानियाँ सब कुछ विदेशी था। अगर अभी भी आपको लगता है कि कनिष्क एक भारतीय राजा थे, तो हाल ही में मिले एक सबूत ने इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ा। सालों तक हमें पढ़ाया गया कि कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, लेकिन 1993 में अफगानिस्तान के रबातक नाम की जगह पर एक शिलालेख मिला। इसे हम रबातक शिलालेख के नाम से जानते हैं। यह शिलालेख संस्कृत या पाली में नहीं था, ये बैक्ट्रियन भाषा में था, ग्रीक लिपि में लिखा गया था। यह शिलालेख कनिष्क ने खुद लिखवाया था। इसमें कनिष्क ने बहुत ही गर्व से बताया है कि उसने साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा जैसे इंडियन शहरों पर कब्जा किया है। वो इन शहरों को अपना घर नहीं बल्कि जीती हुई टेरिटरी बता रहे हैं। इस शिलालेख ने साबित किया कि कनिष्क का असली पावर सेंटर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया था, न कि भारत। वो भारत पर बाहर से रूल कर रहे थे। रबातक शिलालेख से यह भी साबित हुआ कि कनिष्क 78 ईस्वी में नहीं बल्कि 127 ईस्वी के आसपास भारत में आए। ये वो टाइम था जब कनिष्क का साम्राज्य एक भयंकर मशीन की तरह काम कर रहा था। इसी टाइम पर गिल्ड्स यानी श्रेणियों का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी आए और वो अपने संघ में काम करते थे। ट्रेड को फलने फूलने में वो हेल्प करते थे। खेती में पानी निकालने के लिए रहट का इस्तेमाल इन्हीं के टाइम पर शुरू हुआ। विदेशी लोग भारतीय समाज में घुलने मिलने लगे। भारी कोट और जूते पहनने का चलन भारत में आया। लेकिन ये सारी आर्थिक तरक्की एक बहुत भारी कीमत भी मांग रही थी। ये विदेशी राजा यानी कि कनिष्क अपने साम्राज्य की प्यास बुझाने के लिए लगातार खून बहा रहे थे। कनिष्क की ताकत की भूख कभी शांत नहीं हुई। वो अपने जीवन के आखिरी सालों तक खुद जब बूढ़े हुए और बीमार हो चुके, तब भी लगातार युद्ध छेड़ रहे थे। ईस्ट में बनारस से लेकर पश्चिम में खुरासान तक सब जगह पर कुषाण सेना लड़ रही थी। अब जरा उन सैनिकों के बारे में सोचिए जो कनिष्क के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये सैनिक सेंट्रल एशिया के थे। ये सालों साल तक अपने घरों से दूर भारत की भीषण गर्मी या पामीर की जमा देने वाली ठंड में लड़ रहे थे। अनगिनत बीमारियों, अजनबियों की धरती और लगातार बहते खून ने सेना को अंदर से तोड़ दिया था। मोर्चे पर ही उनकी पूरी जिंदगी कट रही थी। लगातार सत्ता और जीत का नशा किसी भी इंसान को ज़मीनी हकीकत से अंधा कर देता है। कनिष्क के साथ भी यही हुआ। विदेशी धरती पर उनकी अपनी ही सेना थक चुकी थी, लेकिन कनिष्क रुकने को तैयार नहीं थे। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि एक दिन कनिष्क बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उसी थकी हारी खून से लथपथ सेना को उत्तर दिशा में एक और नए खतरनाक अभियान पर जाने का आदेश दिया। यह आदेश कनिष्क की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इस आदेश ने इंसान के धैर्य और वफादारी की सारी सीमाएं तोड़ दी। सैनिकों को समझ आ गया कि इस शासक को उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। जिस इंसान को दुनिया डर के मारे देवपुत्र कह रही थी, उसकी अपनी ही सेना का सब्र टूट चुका था। बगावत किसी राजा ने नहीं की, किसी बाहरी दुश्मन ने हमला नहीं किया। कनिष्क का अंत उनके अपनों ने ही लिखा। उस क्रूर आदेश के बाद कनिष्क के सबसे भरोसेमंद जनरल्स और उसके करीबी सैनिकों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जिस इंसान ने सिल्क रूट पर हजारों किलोमीटर लंबे रास्तों को व्यापारियों के लिए सेफ बनाया, वो खुद अपनी छावनी में सेफ नहीं था। वो अजय सम्राट किसी युद्ध के मैदान में शान से नहीं मरा, वो अपने ही तंबू के अंदर अपने ही लोगों के बीच मारा गया। ऐतिहासिक किंवदंतियां बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। माना जाता है कि बगावत करने वाले सैनिक कनिष्क के तंबू में घुसे। उनकी बीमार और लाचार बिस्तर पर वो पड़े हुए थे। उनके अपने ही जनरल्स ने उन पर भारी रजाई और कंबल डाल दिए। आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाला, रोम का सोना लूटने वाला, चीन की नींद उड़ाने वाला और भारत पर कब्जा करने वाला वो विदेशी आक्रांता अपने ही बिस्तर पर चंद सांसों के लिए तड़पता रहा। भारी कंबल के बीच उसका दम घोंट दिया गया। एक बहुत ही साधारण और दर्दनाक मौत हुई एक बहुत ही महान सम्राट की। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो सम्राट कनिष्क कोई देवदूत नहीं थे।
वो एक भारतीय राजा भी नहीं थे जिन्हें हम अपना आदर्श मान लें। वो सेंट्रल एशिया से आए एक क्रूर लेकिन बहुत ही शानदार स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए शुरू की गई जंग को एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर में बदल दिया था। उन्होंने भारत का इस्तेमाल एक मुहरे की तरह किया, लेकिन उसी प्रोसेस में अनजाने में भारत को प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बना दिया। भारतीय इतिहास कनिष्क को इसलिए महान मानता है क्योंकि उन्होंने विदेशी होने के बावजूद भारतीय फिलॉसफी यानी बौद्ध धर्म को एक ग्लोबल पहचान दी। उनका अंत दुखद और क्रूर था, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उन्होंने जो विदेशी पदचिन्ह छोड़े उन्हें भी कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या हम कनिष्क को सचमुच भारतीय माने या विदेशी माने, क्योंकि भारत का उन्होंने नाम तो रोशन किया। अब अगर आज की डेट में आप कनिष्क को एक विदेशी आक्रांता मानकर उनसे किनारा करना चाहते हैं, तो फिर भारतीय इतिहास के एक बड़े हिस्से को आपको फिर से सोचना पड़ेगा। कनिष्क और मुगल, इन दोनों को अगर आप देखें तो इनमें गहरा वैचारिक संबंध दिखता है। जैसे कनिष्क अपनी सेंट्रल एशियन जड़ों के बावजूद भारत की प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था में घुल मिल गए, ठीक वैसा ही मुगलों ने भी किया। मुगलों के पूर्वज तैमूर और चंगेज़ खान भी सेंट्रल एशिया के उसी खानाबदोश और वॉर्ड लॉर्ड से आते थे जिनकी कहानी कुषाणों से मिलती जुलती है। जिस तरह कनिष्क ने बौद्ध धर्म को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, उसी तरह मुगलों ने फारसी संस्कृति और भारतीय कला का ऐसा मिक्स तैयार किया जो आज हमारी पहचान का हिस्सा है। दोनों का सेंटर भारत के बाहर था। दोनों ने भारत के पैसे का इस्तेमाल अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए किया और दोनों ने ही समय के साथ अपनी विदेशी पहचान को भारतीय सत्ता के साथ विलय कर दिया। इतिहास में भारतीय होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई यहाँ पर पैदा हुआ है, बल्कि ये भी है कि यहाँ की सत्ता को अपना घर मानकर उसके फ्यूचर को उन्होंने शेप किया है या नहीं। कनिष्क कुषाण साम्राज्य की पहली ईंट थे और मुगल उस इमारत का विस्तार थे, लेकिन दोनों ही मामलों में भारतीय ज़मीन ने अपनी संस्कृति से उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप कनिष्क और मुगल्स को भारतीय मानते हैं या विदेशी, क्योंकि दोनों ही बाहर से आए, भारत के पास सेटल हुए और भारत को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, और ये कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।